बोलता कैमरा की वीकेंड हॉरर स्टोरी में आपको सबको वेलकम। आज की जो स्टोरी है वो जैसे मैं हर दफ़ा सुनाता हूँ हर वीकेंड पे जो कहानी होती है वो कोई ना कोई एक्चुअली वाक़या होता है। हॉरर स्टोरी से मतलब सिर्फ कहानी नहीं है कि हम अपनी बनाई हुई कहानी पेश करते हैं, और ये वाक़या भी और सच्चा ही है। मतलब इस तरह से कि सच्चा इस सेंस में कि किसी ने सुनाया और किसी के साथ हुआ। शाहिद भाई एक होते थे और शाहिद भाई के साथ ही हुआ था। शाहिद भाई को उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूँ 80s की। तो और शायद बहुत लोग पान भी नहीं खाते थे, लेकिन शाहिद भाई जो थे वो पान खाते थे। और शाहिद भाई के बाद एक मोटरसाइकिल थी होंडा 50 जिसमें टोकरी लगी होती है आगे, लाल रंग की, वो जो टोकरी वाली जिसमें क्लच नहीं होता। तो शाहिद भाई का कोई ऐसा काम था शायद कि वो मेडिसिन मार्केट से रोज़ाना जाते थे मेडिसिन मार्केट, और मेडिसिन मार्केट से मेडिसिन खरीदते थे, और जो करीब करीब के घर के पास के मेडिकल स्टोर वाले थे उनसे वो एक दिन पहले ऑर्डर ले लिया करते थे, और वो ऑर्डर लिखते थे, फिर वो मेडिसिन मार्केट जाते थे, वहाँ से ख़रीदते थे, फिर ख़रीद के आके दुकानों पर देते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। ये उनका काम था। और टोकरी वाली होंडा 50 रखने की वजह ये थी कि उसमें सारी मेडिसिन आ जाती थी आगे, और पीछे जो उन्होंने कैरियर भी थोड़ा बड़ा लगाया हुआ था, तो उस कैरियर पे भी कार्टन वाटन जो होते थे वो रख लिया करते थे। तो बेसिकली वो होंडा 50 जो कि बनी इसलिए होती थी कि वो उसमें आप सामान वगैरह ले जाए, तो वो सामान ही लेके जाते थे, बार बर्दारी का काम ही करते थे उससे। अच्छा, और पान हर वक्त खाते थे, यानी सुबह उठे नाश्ता वाश्ता किया, घर से बाहर निकले, और जो उनके जहाँ से भी वो पान लेते थे वो दुकान से पान लिया और फिर खाया, और बंधवा भी लेते थे, यानी पूरे दिन के वो कोई 25-30 पान या पता नहीं 40 पान खाते थे उस ज़माने में। पान भी उस ज़माने में सस्ता था, 50 पैसे का बड़ा पान होता था, 25 पैसे का सस्ता छोटा पान होता था। तो वो बनवा लिया उन्होंने 30-40 पान, और उसकी पानों को एक लिफाफे में यानी कागज़ की थैली में डाल के, और फिर उसको शॉपर का भी इतना कोई रिवाज नहीं था, तो वो अपने पास ही टोकरी में रख लिया करते थे। और पान थूका और फिर दूसरा पान खा लिया, फिर पान थूका फिर दूसरा पान खा लिया। अच्छा, उनको कई दफ़ा लोगों ने समझाया भी, यार तुम भाई इतना मत थूका करो, कोई चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी मखलूक हो जो नज़र नहीं आ रही हो, उस पर तुमने थूक दिया तो क्या होगा, और पान थूका है तो मतलब गड़बड़ हो सकती है। वो कहना कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, और यूँ करके बात कर रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इस तरह करके बोलते थे। तो और वो उनके साथ एक दफ़ा ये हुआ, जब एक दफ़ा वो मोटरसाइकिल कोई ख़राब हो गई उनकी, तो वो बस में गए। अब पान वैसे ही खाते थे, अब डेंसो हॉल पे मार्केट है होलसेल की मेडिसिन की, वहाँ से वो लेकर आए थे और खिड़की वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो रास्ते में उन्होंने कहीं पे पान पी भर गई पूरी, तो पान थूकना था, खिड़की से मुंह निकाल कर उन्होंने पान थूका तो एक मोटरसाइकिल पे कोई 3 लोग जा रहे थे और उनके ऊपर आ गया, पूरी पीक उनके ऊपर आ गई, मुंह पे कपड़ा बड़ा खराब हो गया। उन्होंने, वो कोई गुंडा नासिर टाइप मखलूक थे, बदमाश टाइप थे, उन्होंने बस रुकवा दिया, आगे ले आए, बस के रुके और बस में चढ़ गया। उन्होंने कहा किसने पान थूका, आप कोई बोले ही ना। अच्छा, शाहिद भाई भी डर गए यार अब पता नहीं क्या होगा। खैर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे। अच्छा, उस वक्त बस में कोई 10-12 लोग पान खा रहे थे, उनके मुंह में पान थे, यानी पीक भरी हुई थी। तो सिर्फ शाहिद भाई थे जिनका मुंह लाल था लेकिन मुंह खाली था। तो उन्होंने कहा बेटा तू ही होगा। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं थूका, मैं तो पी लेता हूँ, और इस तरह के उन्होंने बहाने बनाए। उन्होंने तलाशी ली तो इनके पास से कोई 15-20 पान निकल आए जो अभी इन्होंने खाने थे। उन्होंने कहा यही है वो आदमी। उन्होंने उनको पकड़ा शाहिद भाई को, और शाहिद भाई को नीचे उतारा बस से, और फिर वहाँ बस स्टॉप पे या फुटपाथ पे उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई। और उन्होंने कहा आइंदा बेटे इस तरह नहीं थूकना, पकड़ देगा, जब बस रुकी हुई हो तो पीछे देख के थूको, चलती हुई बस में नहीं थूकना वरना इससे ज़्यादा मार लगेगी। खैर ये उन्होंने वाकया सुना दिया, वो जो भी उनके साथ होता था वो सबको सुना देते थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, शाहिद भाई जो है उनके कोई तबीयत ठीक नहीं थी, दांत में दर्द था या पता नहीं पेट में क्या कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने सुबह जाते वक्त बाइक पे जा रहे थे, और सुबह जाते वक्त उन्होंने पान नहीं खरीदे, ना खाया, ना कोई एक पान खाया, ना पान जो बनवाते थे वो खरीदे, और चले गए डेंसो हॉल की तरफ, अपने वो जो खरीदारी करनी होती थी उसकी मेडिसिन की, उसके लिए वो गए, और उसके बाद वापस नहीं आए। अच्छा, शाम तक आ जाते थे, फिर देर हो गई, 8-9 बज गए, तो लोगों ने कहा कि मतलब ढूंढ मची, घर वाले परेशान हुए, मोहल्ले में कहा लोगों ने, तो उनका यार मेडिकल स्टोर है, पूछो जिनको देते हैं। तो कुछ लोगों को पता था मोहल्ले में कि किन किन मेडिकल स्टोर्स पे ये सप्लाई देते हैं।
वो वहां गए तो उन्होंने कहा यार कल तो आए थे ऑर्डर लेने लेकिन आज लेके नहीं आए मेडिसिन। तो उन्होंने कहा कब तक आए थे? उन्होंने कहा ये कोई 3-3:30 बजे तक आ जाते हैं और फिर कभी 4 बज जाते हैं। तो उस दिन शाहिद भाई वापस नहीं आए। तो फिर इन्होंने कहा चलो अब मार्केट तो हो गई होगी बंद होलसेल की, कल चलते हैं। तो दूसरे दिन फिर वो गए, कोई तकरीबन सुबह सुबह उनके भाई वगैरह और दोस्त, 1-2 कजन्स वगैरह, मोहल्ले के लोग मार्केट में गए। हमारे कहा भाई इस तरह के हुलिये का एक आदमी आता है वहाँ से नाज़ाबाद से, तो वो ये सप्लाई करता है वो मेडिकल स्टोर। उन्होंने कहा हाँ कल आए थे भाई, वो लेके गए सारा सामान। तो उन्होंने 2-3 दुकानदारों ने बताया, वो 2-3 दुकानदारों से जिनके पास अलग अलग टाइप की चीज़ होती है वहाँ से वो सामान लेते हैं। तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि आए तो थे और सामान भी खरीदा था, पैसे भी दिए थे और माल भी उठाया था और ले गए थे। अब इन्होंने कहा इसका मतलब है रास्ते में कुछ हुआ है। अब ये आए और ढूंढते ढांढते खैर वो एक पंक्चर वाला है उस जगह पे जहाँ गुल प्लाजा का स्टॉप है, उसके बराबर में पहले वो खाली प्लॉट होता था गहरा, वहां पे एक पंक्चर वाले अंकल बैठते हैं जो कि वो खुद एक अजीबोगरीब कैरेक्टर है। वो इस तरह अजीबोगरीब है कि आपने जो भी पंक्चर वाला देखा होगा, चाहे वो जितनी भी छोटी मामूली सी दुकान हो, जैसी भी दुकान हो, उसके बाद एक तो बिजली जरूर होगी, दूसरे उसके बाद मशीनें जरूर होंगी, यानी कंप्रेसर होगा, बिजली लाइट का कनेक्शन होगा, इस्त्री को गर्म करता है तो उसका काम मतलब बिजली का वह नहीं होता। वो एक ऐसे पंक्चर वाले अंकल थे जिनके पास बिजली नहीं थी, फुटपाथ पे बैठे हुए थे और वो पंक्चर लगाते थे और हवा भी भरते थे। तो उन्होंने इस तरह कोई सेटअप किया हुआ था कि वो पंक्चर बगैर बिजली के लगाते थे। तो उन्होंने कहा यार पूछे किससे, कर पूछते हुए आ रहे थे काफी दूर से, किसी ने कहा नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तो फिर वो उसने बताया पंक्चर वाले ने कि भाई कल यहाँ पे 3:30 बजे एक मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, मैंने देखा तो मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। तो मैं समझा शायद कोई खड़ी करके गए और वो जो है ना किसी ने टक्कर मार दी। तो मैं जब गया तो उसमें दवाएं थी और वो होंडा 50 थी टोकरी वाली और वो गिरी हुई थी। तो मैंने फिर उठाई और साइड में गिरी और रख दी। मैंने कहा वो आके बंदा ले जाएगा, जिसकी भी होगी या कहीं होगा लड़ा रहा होगा या जो भी। कहते काफी देर हो गई तो फिर वो कोई नहीं आया। तो फिर एक पुलिस की गाड़ी आई मोबाइल और वो आके रुकी, कोई हवा शट चेक करने दी क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये एक मोटरसाइकिल यहाँ गिरी हुई थी, मैंने उठाई खड़ी की, लेकिन बंदा कोई नहीं है इसके साथ। पुलिस वालों ने कहा है बंदा ऐसा कैसे हो सकता, चल के कैसे आई मोटरसाइकिल? यार मैंने देखा नहीं आते हुए, यहाँ गिरी भी देखा था। यार तुम अजीब बातें करो। पुलिस वालों ने शक किया कि तुम अजीब बात करो। उसने कहा भाई अजीब बात कर रहा होता और ये कोई गड़बड़ होती तो मैं बताता क्यों आपको, मैं चला जाता दुकान बंद करके। खैर पुलिस वालों ने चेक किया तो मोटरसाइकिल में दवाएं और जो भी पैकेट वैकेट थे, छोटे छोटे कार्टन और डब्बे और सिरप्स और मेडिसिन थी, लेकिन जाहिर है बंदा कोई नहीं था। और अंदर जो है वो अलावा मेडिसिन के कोई टूल या कागज या कोई भी चीज बाइक में कहीं नहीं रखी हुई थी। तो उनको नहीं पता समझ आया क्या हुआ। तो पुलिस वाले वो मोटरसाइकिल जो थी होंडा 70 वो ले गए और वो प्रीडी थाने में ले जाकर उन्होंने खड़ी कर दी और वो जमा वमा कर लिया होगा। वो जो होता है कि जी ऐसा माल मिला है जो कोई वाली वारिस नहीं था, उस खाते में उन्होंने लिख के उन्होंने बताया वो ले गए थे पुलिस वाले। खैर ये प्रीडी थाने पहुंचे सारे लोग। उन्होंने कहा हाँ भाई ये मोटर आप कौन लोग हैं? जी हमारे वो शाहिद भाई है, उनकी थी ये वो फलाना ढिमकाना, बताया सारा। और उन्होंने फिर तस्दीक के लिए उन्होंने कहा कैसे थे? उन्होंने कहा भाई कोई जमानत लेकर आओ कोई। खैर वो कोई प्रोसीजर हुआ और वो उनकी होंडा 70-50 जो भी थी वो मिल गई और सामान भी मिल गया। लेकिन उन्होंने कहा भाई FIR भी लिखे होंगे, ये बंदा कहाँ है जिसकी वो है? तो उन्होंने कहा हमें क्या पता क्या है पुलिस वालों ने। नहीं ये बंदा जिसकी मोटरसाइकिल है वो बंदा नहीं है, मोटरसाइकिल मिल गई है। तो आप इसकी FIR दर्ज करोगे? नहीं कच्ची अच्छी लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं। खैर वो उन्होंने एक इंदराज कर लिया कि जी हाँ एक आदमी जो है गायब है और मिसिंग पर्सन और या गायब जो भी मतलब हुआ है वाकई पे मौजूद नहीं है और उसकी मोटरसाइकिल मौजूद थी। मोटरसाइकिल वगैरह हवाले की, कोई ताल्लुकात लगाया। उसके बाद शाहिद भाई की कच्ची FIR कट गई। फिर फॉलोअप होता रहा, जाते रहे लोग, उनके कजन भी पूछते रहे, कुछ पता चला, फोन नंबर भी ले लिया, लैंडलाइन होती थी फोन पे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई किसी ने कुछ नहीं बताया ना। उन्होंने कहा वहाँ चेक कर लें। पहले उन्होंने पुलिस वालों ने थाने में कहा भाई अस्पताल में चेक करें, इस तरह एमेजना रोड पे अगर मेन रोड पे कोई मिले तो कोई मारा होगा किसी ने, पक्का ये एक्सीडेंट का केस है, वही बंदा ले गया होगा जिसने मारा होगा, ऐसे भी लोग हैं। तो खैर उन्होंने सिविल, जिना और जो भी अंकल सरिया और जो भी करीब तरीन हॉस्पिटल थे, 7 डे सब जगह चेक किया। शाहिद भाई को सर्द खाने में तलाश कर लिया,
ना कोई डेड बॉडी शाहिद भाई की मिली, ना शाहिद भाई मिले, ना किसी ने कोई ये भूलिया बताया कि इसलिए एक आदमी सिविल जना या किसी और इमरजेंसी में आया। और बाकी अस्पतालों में भी, अब्बासी शहीद और दूर के अस्पतालों में भी उनकी ढूंढा गया, लेकिन कहीं कोई जख्मी या डेड बॉडी या कोई ऐसा कोई सुराग नहीं मिला शाहिद भाई का। अब सब परेशान के यार, बंदा या तो वैसे मिल जाता है। फिर खैर उन्होंने कहा चलो कुछ हो गया होगा, किसी दोस्त के साथ चले गए होंगे, वैसे भी कोई लाओ वाली से आदमी है, तो कुछ नहीं हुआ। खैर 1 महीना गुजर गया। बहुत तशवीश की बात थी, 1 महीने से एक बंदा गायब है, राब्ता भी नहीं कर रहा, कोई अगवा कुरिंदगान की कॉल भी नहीं आ रही कि तावान तलब करें, कुछ नहीं पता चला शाहिद भाई कहाँ गया। और होते होते 5 साल गुजर गए। 5 साल तक शाहिद भाई को किसी ने ना कहीं देखा, ना शाहिद भाई से कोई मिला, ना शाहिद भाई की कहीं डेड बॉडी मिली, ना शाहिद भाई को कहीं जख्मी किसी भी शख्स ने, ना मार्केट के लोगों ने, ना मोहल्ले के लोगों ने, ना रिश्तेदारों ने, ना किसी ने भी शाहिद भाई को नहीं देखा। तो फिर सबने यही सोच लिया कि शाहिद भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ हुआ होगा जो पता नहीं है, और वो उनकी लाश वाश गायब कर दी किसी ने। बंदा 5 साल तक गायब नहीं रह सकता। लेकिन उनकी अम्मी जो थी, उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा जिंदा है। जैसा कि नॉर्मली फिल्मी एक माएँ वो करती है कि नहीं मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो वो टिपिकल वो होता है कि नहीं वो जिंदा है, और दिल नहीं मानता ना, बात ये मोहब्बत होती है, माँ को दिल नहीं मानता, तो वो कहती है नहीं वो जिंदा है। उनकी अम्मी ने किसी ने बताया कि औरंगी टाउन में एक बाबा जी हैं, कोई उनके पास जाया और वो बड़े पहुंचे हुए, और ये वो पैसे नहीं लेते। उस जमाने में क्राइटेरिया होता था जो पैसे नहीं लेता वो पहुंचा हुआ है। खैर वो पहुंच गई उनके पास और उन्होंने बताया भाई इस तरह 5 साल हो गए आज, मेरा बच्चा गायब है, मेरा दिल कहता जिंदा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आप सिर्फ इतना पता करके बता दें, अगर आपके पास कोई ऐसी मखलूक है, कोई मौक्कल है, कोई जानने वाले हैं, तो आप ऐसा मुझे बता दें कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी तो नहीं बता सकता, आप 1 हफ्ते बाद है। खैर वो 1 हफ्ते बाद दोबारा पहुंची, फिर किसी को साथ लेके आई हूँ, वो भी तसल्ली कराने के लिए कोई ले गया कि चलो माँ का दिल करार आ जाएगा, ले जाओ। तो वो खैर वहाँ पहुंची बाबा जी के पास, उन्होंने बताया, उन्होंने जी हमने पता कर लिया आपका बेटा जिंदा है और इसी शहर में, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ है। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है कहाँ है? नहीं मुझे पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। उनका ऐसी क्या बात है इसमें ना बताने वाली? उस जमाने में कोई ऐसा गैंग वॉर भी नहीं हो रही थी, कोई पॉलिटिकल भी मसला नहीं था, कोई और भी ऐसी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, कोई बंदा किसी चीज़ में फंस गया होगा। उन्होंने कहा लेकिन आप मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दें, आपका बेटा घर आ जाएगा। उनका है ऐसा कैसे हो सकता है? उनका भाई आप 3 दिन का टाइम दे सकते तो दे दें, मैं 3 दिन में आपका बेटा खुद घर आ जाएगा। उन्होंने चले जहाँ 5 साल इंतजार किया तो 3 दिन और इंतजार कर लेते हैं। खैर 3 दिन बाद शाहिद भाई रिक्शे से उतरे और घर आ गए। कितनी अजीब बात है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, इसमें कोई कतन मैंने सुनाने में शायद कोई मुबालगाराई कर दी हो, लेकिन हुआ ऐसे ही था। तो मतलब बयान में कुछ हो गया होगा, लेकिन अमरे वाक़या मैंने तब्दील नहीं किया। तो शाहिद भाई जो है घर आ गए, और शाहिद भाई अजीब बात ये थी, सबसे जो अजीब बात थी, शाहिद भाई की एज 5 साल नहीं बढ़ी हुई थी। शाहिद भाई जिस एज में गायब हुए थे उसी एज के थे, कोई झिर्री नहीं, कोई बाल कम नहीं हुए, किसी चीज से ना कोई थकान थी उनके चेहरे पे, ना कोई परेशानी थी, ना उनके अंदर कोई इस्तराब, कोई ऐसी चीज कि मैं कहाँ आ गया और मैं कहाँ था, मैं सो रहा था, मैं जाग, कोई बिल्कुल नॉर्मल शाहिद भाई जैसे थे, जैसे उनकी जिंदगी में वो 5 साल गुजरे ही नहीं, वो 5 साल गायब थे। और 5 साल बाद वो आए तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी उम्र के थे जिस उम्र के गायब हुए थे। अब ये एक हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था इस बात पे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे थे कि शाहिद भाई मिल गए, और वो बिल्कुल ठीक। अब किसी को बताया नहीं कि हुआ, सबने कहा भाई हुआ क्या, 5 साल कोई कैसे गायब हो सकता है, और तुम वैसे के वैसे कैसे हो, मतलब तुम्हारी एज क्यों नहीं बढ़ी हुई है। तो और लोग जो तुम्हारे साथ के, उनकी शक्लें बदल गई, मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी के बाल गिर गए, मुख्तलिफ जो हुलिये तब्दील होते हैं उम्र के साथ, वो शाहिद भाई के साथ नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों के साथ हो गया। अब दोस्त यार सब, खैर कोई 2-3 महीने तक लोग पूछते रहते, लेकिन शाहिद भाई ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो वापस आया हूँ 5 साल। अच्छा, इस पर वो उन्होंने हैरान होने की एक्टिंग की। उनके दोस्तों का कहने की एक्टिंग करें, इन्हें पता कहाँ थे, ये मक्कारी कर रहे हैं कि मैं तो आ गया है, मैं तो नहीं गया था 5 साल के लिए, मैं तो अभी गया था, कल तो गया था और अभी तो आया हूँ वापस। वो शाहिद भाई इस तरह बिहेव कर रहे थे, जो कि सरासर एक्टिंग थी, क्योंकि वो बुरे एक्टर थे। तो खैर एक दफ़ा दोस्तों ने उनको जो है ना, उनके करीबी जो मोहल्ले के बचपन के दोस्तों ने उन्होंने पकड़ लिया और ले गए उनको एक होटल पे,
उस जमाने में हाईवे के ऊपर होटल नहीं होते थे। हाईवे से दुम्बा रोड की तरफ जाए, मेमन रोड की तरफ राइट टर्न करें, यानी हैदराबाद जाते हुए कराची से, तो कोयटा दरबार होटल होता था अंदर, वही एक होटल था हाईवे पे, और वो भी अंदर था। ये लेके गया रात को 11 बजे वहां पर, और वहां ले जाके इन्होंने बिठा दिया दोस्तों ने, और उन्होंने अपने कोई जानने वाले एक दो दोस्त बुलाए थे जिनके पास गन्स थी। उन्होंने कहा जी इधर खड़े हो जाओ, और जब तक ये बताया नहीं ना शाहिद भाई की क्या हुआ था, जब तक इसको छोड़ना नहीं, और नहीं बताया तो गोली मार देना। शाहिद भाई डर गए। शाहिद भाई ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला, बताना पड़ेगा। शाहिद भाई ने कहा लेकिन तुम लोग कसम उठाओ कि तुमने किसी को ये वाकया नहीं सुनाना। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेफिक्र, तू बचपन का दोस्त हमारा, हम नहीं सुनाएंगे, और ये और वो, तू फिक्र नहीं कर। आज सबको पता है वाकया, मतलब उस वक्त भी सबको पता चल गया था। उनके दोस्त यही करते कि हाँ हाँ बेफिक्र जिगर, मैं नहीं बताऊंगा, फिर बता देता। तो खैर शाहिद भाई का वाकया फिर सबको पता चल गया, लेकिन बताया इस तरह गया कि यार शाहिद भाई से मत डिस्कस करना, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था कि शाहिद भाई शायद ये वाकया भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन शाहिद भाई ने जिस माहौल में बताया और उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि यार उस वक्त शायद झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सच बात की। कहने लगे मैं दवाएं लेके वापस आ रहा था, माल मैंने उठा लिया था, अब मैं जा रहा था, और मैं जब वहां पहुंचा हूं ना, जिस पॉइंट पे मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, उस पॉइंट पे, हालांकि उस दिन मैं पान नहीं खा रहा था, और मुझे लगा कि मुझे बलगम आ रहा था कुछ काफी पीछे से, काफी उधर तिब्बत सेंटर, क्योंकि वहां थोड़ा पोल्यूशन उस वक्त भी ज्यादा होता था। तो वहां पहुंच के मैंने क्या करके थूक देता हूँ। शाहिद भाई ने थूका है, कहने मैंने सिर्फ जरा सा साइड पे करके मैंने रोड पे थूका है, पान नहीं खा रहे, पीक नहीं है, मैंने थूका है। और कहते मुझे लगा किसी ने मुझे लात मारी पीछे से, और उसके बाद मेरी आंख खुली है तो मैं एक ऐसी जगह पे था जो दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं हो सकती। यार अब ऐसी ये कौन सी कहानी लेकर आ गए। दोस्तों ने ज़ाहिर कहा कि यार ये क्या कहानी है यार। कहते नहीं सचमुच हुआ ये कि वहां से एक फैमिली गुजर रही थी जिनों की, उसमें एक लड़की भी थी जिसकी एज होगी, मतलब वो यंग थी, एज वेज जो भी होगी, तो गुजर रही थी। मैंने थूका तो वो थूक उसके मुंह पर आ गया। उसके बाद उसके भाई ने या बाप ने जो है ना शाहिद भाई को रख के चमाट लगाया, और उसके बाद शाहिद भाई को जब होश आया तो वो जिनों के किसी घर में थे, और उधर उन्होंने कहा कि तुमने ये हरकत की है, एक तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुमने हमारी बेटी के मुंह पे थूका। दूसरे हमारा तरीका ये है कि अगर कोई थूक देना इंसान तो हम उससे उस लड़की की शादी कर दें। तो मैंने फिर उस लड़की से शादी की, और उन्होंने कहा तुम जा भी नहीं सकते वापस, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें वापस दुनिया में छोड़ेंगे ना, तो वहां मार देंगे तुम्हें। तो मुझे जान का डर हुआ। कहते फिर? तो कहता फिर हुआ जिनों की बस्ती में रहने लगे। फिर कहते वो मेरी बीवी थी, सब जबरदस्त, काम खाना पीना बेहतरीन, जो बोलता था आ जाता, और काम वाम कोई नहीं करना था। तो बच्चे हो, हाँ बच्चे भी हुए उससे, मतलब 3 बच्चे हुए उससे। कहने लगे फिर? कह रहे फिर पता नहीं एक कोई जिन आया, जब मैं आया उससे पहले एक जिन आया, और उसने जो मेरा ससुर जिन था उसको बोला कि भाई वो तुम्हें जो है ना तुम्हारे लिए ऑर्डर है, और वो फिर उसको ले गया उसी जगह पे, जो अजीब सी जगह थी, वहां पे किसी एक और कमरे में ले गया, और उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपके लिए किसी ने ऑर्डर किया है, आपको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा, वरना हम करते ये नहीं है कि आप इस तरह कोई आ जाए तो उसको वापस जाना है, लेकिन आपको छोड़ना पड़ा क्योंकि हमें जो ऑर्डर मिला हम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह मैं वापस आया। अब ये वाकया हुआ और हमने सुना। अब दिलचस्प बहुत है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो नहीं करें, और आ रहा है तो कर लें। मतलब अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज आपके लिए लेके आए हैं हम एक नई स्टोरी, नई हॉरर स्टोरी। हमने लास्ट वीकेंड से एक स्टोरी का हमने एक सेशन शुरू किया था जिसमें ट्रू हॉरर स्टोरीज हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए अब आज सुनते हैं एक नई स्टोरी। जी तो सुनाइए। उस जमाने की बात है जब चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल्स नए नए शुरू हुए थे और वो सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन चलाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बुलेटिन के बीच में प्रोग्रामिंग शुरू हुई और उन्होंने प्रोग्राम बनाने शुरू किए। तो किसी पे कोई प्रोग्राम एक एक करके मतलब आना शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो टाइम था, स्लॉट्स बननी शुरू हुई। तो चैनल्स के पास ज़्यादा कंटेंट और आइडियाज़ नहीं होते थे। तो एक चैनल था जिसके नाम पे अखबार भी निकलता है और उसका नाम भी सेम नाम का न्यूज़ चैनल भी।
तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो भूत, परीत और आसेब ज़्यादा जगहों का विजिट करते थे और वहाँ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते थे या ढूंढने की कोशिश करते थे, जो कि एक्चुअली एक प्रोग्राम आता था AXN पे, तो उसका वो उन्होंने देसी वर्जन बनाया था। तो मेरी मुलाकात उनके प्रोड्यूसर से हुई जो कि हमारे पहले से दोस्त थे, तो उन्होंने बताया मैं ये कर रहा हूँ, बताया कि ये वाला प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बड़ा लोग देख रहे हैं, मैं उसका फीडबैक सुनता हूँ लोगों से। तो कहने लगे अब बहुत सारी जगह हो गई हैं, अब हमें नई जगह ढूंढनी, तो आपके पास कोई ऐसी जगह है जो आप जानते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि एमेजिना रोड पे, मेन एमेजिना रोड पे, नुमाइश से पहले अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, कैप्री सिनेमा से नुमाइश जा रहे हैं, तो लेफ्ट पे PSO के पंप से पहले एक कॉर्नर पे इमारत है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है उसके बारे में कि ये इमारत में कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ वहाँ पे मसला है, मुझे ऐसा फील होता है। तो उन्होंने कहा फिर कोई टाइम सेट कर लें। हमारा टाइम सेट हुआ, वो अपनी टीम के साथ पहुँच गए, मैं अलग पहुँचा, मुझे उस तरफ जाना था, मैंने फ़ोन किया, पहुँच गया। खैर वहाँ पहुँचे तो वो उस पर ग्रिल वाला एक गेट था और वो वहाँ शायद पारसी कॉलोनी का ही कोई घर था, लेकिन है वो मेन रोड पे, मेन एमेजिना रोड पे। तो उसकी निशानी ये है कि वो एक तो उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्लॉट है और बीच में घर थोड़ा निस्बतन छोटा बना हुआ है, क्योंकि पुराने घरों में वो एरिया छोड़ते थे। ग्रिल वाला गेट है और उसकी खास निशानी ये है कि जितनी खिड़कियां और दरवाजे और स्टेप्स हैं, अंदर जाने वाले दरवाजे की जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं, उन पे PET बॉटल्स जो होती हैं, जो कि जिनको पेट बॉटल्स भी कहते हैं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, डिस्पोजेबल बॉटल, उनमें पानी भर के किसी ने रखा हुआ है और सारी मुंडेरें भरी हुई हैं, सारी सीढ़ियों पर रखी हुई बोतलें, इवन बाहर की बाउंड्री पे भी पानी की बोतलें रखी हुई, जो किसी को नहीं पता कि वो क्यों रखी हुई। तो खैर हम वहाँ पहुँच गए, वो हमारे दोस्त भी पहुँच गए। तो हमने फिर उनसे हमने कहा पहले पता करें, आवाज़ वगैरह लगाई, कोई नहीं आया, बेल बजाई, बेल नहीं बजी। फिर हमने सामने पंप वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा इधर से कोई आता जाता हमने कभी किसी को नहीं देखा, ना खिड़की दरवाजे खुलते हुए देखा। हाँ, एक आदमी नजर आता है कभी कभी, एक बूढ़ा बाबा है, जो कि एक्चुअली मतलब उनका ये ख्याल था जिन्होंने देखा था कि उसकी सफ़ेद बाल है, लेकिन वो कोई ऐसा ज़ईफ आदमी नहीं है, यानी कमर वमर नहीं झुकी हुई, फिट आदमी है, बस वो कभी कभी नजर आता है वहाँ। तो लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है, ना वो कुछ सामान लेने बाहर जाता है, ना उससे कोई मिलने आता है, ना वो खुद कभी बाहर आया, और हम में से भी किसी को उसकी शक्ल नहीं पता कि कैसी है। हमें बस एक पता है कि एक आदमी है जो कि बोतलें भरता है या रखता है, जो भी कुछ एक्टिविटी करता है। तो इन्होंने खैर, लड़कों ने, प्रोडक्शन के लड़के होते हैं, उन्होंने आवाज़ें वगैरह लगाई, एक दो ने उनका सर कूद जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं। खैर वो कूदे वगैरह, अंदर दीवार से कूदे और फिर जाके उन्होंने गेट खोल दिया। तो गेट में कोई लॉक भी नहीं लगा हुआ था, कोई ताला या इस तरह कुंडी का सीन नहीं था कि कोई और ना खोल सके। वो बाहर से भी खुल जाता, लेकिन ये लोग समझे कि शायद लॉक होगा, देखा नहीं और नहीं किया। अंदर के में जो एंट्रेंस थी अंदर, यानी कवर्ड एरिया का, जो बिल्डिंग का जो लकड़ी का गेट था बहुत खूबसूरत, तो वो भी खोल दिया, उसका हैंडल घुमाया तो वो खुल गया। अंदर गए तो अंदर एक सेट हुआ हुआ घर था, लेकिन बरसों पुराना, वो सीधा मिट्टी में हटा हुआ, मकड़ी के जाले लगे हुए, एक टिपिकल जो आपके जहन में ऐसी जगह रहता है वैसे ही था, कोई उसमें गैर मामूली बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा चले इसको फिर हम, और वो अपनी सेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा बनाते हैं, उन्होंने लाइट स्टैंड खोले, लाइट्स लगाई। उनका पावर कहाँ से आएगी, पावर पता नहीं इस घर में लाइट है या नहीं है। अच्छा, बाहर एक एंट्रेंस के ऊपर एक बल्ब चल रहा था, उनका लाइट तो है इस घर में। तो उन्होंने कोशिश की लाइट लगाने की, अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने आके ना किसी ने पूछा, ना कोई मिलने आया, ना किसी ने एतराज़ किया, ना कोई आवाज़ आई। तो इन्होंने खैर लाइट्स वगैरह लगाई और उनके 2 होस्ट होते थे, उनका आप यहाँ से एंटर होंगे, वो कुछ उनको समझा रहे थे। तो लाइट्स इन्होंने ऑन की हैं। तो मैं उस वक्त तक वहाँ मौजूद था और मैंने देख रहा था। तो एक लाइट जो थी वो बंद हो गई, जैसे प्लग निकाल दिया किसी ने। तो लड़के ने जाके दोबारा तार वार चेक किया, तो उसका लगाया तो फिर ऑन हो गई। फिर वो एक और दूसरी लाइट बंद हो गई। अब इस तरह 2-3 दफा लाइटें बंद हो रही। तो मुझे लगा है कुछ मामला अनयूजुअल हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है यहाँ पे, और मुझे कुछ फील भी हुआ। तो मैंने कहा मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। मुझे वाकई जाना था, मैंने झूठ नहीं कहा था। तो मैं खैर निकला बाहर और गाड़ी में बैठ के चला गया। और फिर दूसरे दिन मैंने जो है ना कॉल करके अपने दोस्त से पूछा कि भाई क्या वो हो गया रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा भाई आपके जाने के बाद जो हुआ है ना हम बता नहीं सकते। मैंने कोई चोट वोट, कोई खुदा ना खास्ता कुछ और नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो कहता आपके सामने लाइट्स बंद हो रही थी, तो
तो हम कभी ऑन करते थे, फिर दूसरी कहते, फिर थोड़ी देर बाद एक लाइट उठा के किसी ने दीवार पे मार दी और वहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ था। और फिर एक और लाइट, फिर कैमरा गिरने लगा, फिर कैमरे को पकड़ा, फिर हमने कुछ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो रिकॉर्डिंग करके हमने कहा प्ले करके देख लेंगे इस पर क्या छप रहा है। तो वो रिकॉर्डिंग देखी, उन्होंने तो कहते बिल्कुल कुछ भी नहीं, उस पर रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, ना आवाज़ पे रिकॉर्डिंग, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग। तो हमने कहा कैमरे में कोई मसला हुआ, कैमरा लेंस चेंज किया, कैमरा चेंज किया। फिर जो कैमरामैन था ना, वो स्टूल पे बैठा हुआ था, किसी ने स्टूल पे लात मारी और कैमरामैन गिर गया। उसके बाद इनको वाकई लगा कि यार ये कुछ अब हमारे साथ बुरा हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि हम फिर जल्दी जल्दी सामान लपेट के हम वहाँ से निकले, और आवाज़ कोई नहीं, शोर कोई नहीं, कोई खौफनाक बात नहीं। और ये दरवाज़ा खोल के, उसी दरवाजे से जिससे हम लोग गए थे वो खोला, और फिर गेट से बाहर आ गए, और उनमें एक दो लोग डर भी गए थे। तो इतने में जो है वो आ गए लोग जो थे वहाँ पे पंप के ऊपर। तो इनको देख के थोड़ा ये अनयूजुअल बाहर आए थे, सामान वामान जैसे कि एकदम घबरा के बाहर आए। तो उन्होंने क्या हुआ, आप लोग क्या करने गए थे अंदर, हुआ कुछ, कोई मसला तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं, बस वो कुछ चीज़ें फेंक रहे थे और कुछ गड़बड़, नज़र कोई नहीं आता। तो उसने, पंप वाले ने बताया, ये मुझे उन्होंने बताया जिनके साथ ये हुआ, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैंने दूसरे दिन फ़ोन करके पूछा। तो उन्होंने कहा कि वो, तो आपने उनसे बात नहीं की? उन्होंने पूछा किससे बात नहीं की? उनका वो जो बाबा यहाँ होते थे, उनके बाबा तो नहीं था अंदर। कहते नहीं, जब आप लोग अंदर गए तो वो तो इधर ही बाहर ही टहल रहा था, नजर आया हमें। उनको लगा कि अब तो गाड़ी में बैठना चाहिए, और ये लोग सटपटाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठे। और फिर उन्होंने बाद में बताया कि हमने बाद में जाके चेक किया, कहीं कोई रिकॉर्डिंग किसी किस्म की हो नहीं सकी। तो इस तरह की जगहें होती हैं जहाँ पे इंसानों को जाना पसंद नहीं करते वो लोग जो नज़र नहीं आ रहे होते, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीकेंड में फिर एक और कोई हम आपको सुनाएंगे कोई कहानी, और कोशिश करेंगे कि वो हमें इंटरेस्टिंग हो आपके लिए, और आप उससे अगर कोई हिदायत भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी होस्ट आपकी दोस्त नीनी। ये बोलने वाली खातून जो कि मेरे साथ वीडियोस में होती हैं वो आज नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले कर रहा हूँ, और ये है हॉरर वीकेंड स्टोरी। ज़माना ये वो है जिस ज़माने में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट नहीं, मतलब इन्वेंट हो गया था, पब्लिकली अवेलेबल नहीं था इस प्रोडक्ट, और लोग लैंडलाइन फ़ोन उसी पर रब्ता करते थे, और ऑफिस में भी और घरों में भी लैंडलाइन ही होता था, और लोगों को एक दूसरे के नंबर भी याद होते थे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के ज़बानी याद होते थे। बहुत से लोग वो भी रखते थे डायरी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली डायरीज बहुत मिलती थी, उसमें नंबर नोट हो रहते थे। अच्छा, उस ज़माने में ये था कि कराची में उतना ट्रैफिक, ज़ाहिर है उतना ट्रैफिक 80s, मिड 80s की बात करूँ मैं, बल्कि 88, 89 की बात करूँ। उस ज़माने में ये था कि इतना ट्रैफिक नहीं था, और रात में बहुत सारी सड़कें सुनसान हो जाती थी, और बहुत इक्का दुक्का कोई गाड़ी गुजरती थी। लेकिन शार फैसल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी रात ट्रैफिक होता था। उस वक्त भी बहुत कम होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप शार फैसल पर 2:30-3 बजे रात को खड़े हों तो कोई गाड़ी ना गुजरे, ऐसा नहीं होता था, ट्रैफिक ज़रूर होता था। तो एक आध दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने बात की कि यार मेरी रात को ना गाड़ी ख़राब हो गई थी हवाली टावर्स के सामने या मेहरान होटल के सामने। तो यार एक साइकिल पे एक मैकेनिक आया, और उसने आगे कहा जी बोनट खोलें, और चेक करा, और उसके पास यार 84 की शराट का जो है ना वो निकल आया पॉइंट, उसने लगा दिया, गाड़ी बिल्कुल सही हुई। अच्छा, इस तरह के कई वाक़यात एक एक करके सुनने में आए, और सारे वाक़यात मेट्रोपोल से लेकर और नर्सरी के दरमियान थे। कुछ एक आध वाक़यात नर्सरी से आगे भी थे, कारसाज वाली साइड पे। उस ज़माने में वो लाल कोठी जो कि शार फैसल पे नर्सरी से बाद होती थी, जहाँ पे कोई सुनाता लड़की खड़ी होती है, रात में एयरपोर्ट जाओ तो वो लड़की शिफ्ट होकर कारसाज पे आ गई थी, यानी कि वो वाक़यात अब कारसाज पे होने लगे थे। तो जब ये मतवातिर कई वाक़यात सुनने को मिले, तो हमारे एक कज़न थे जो कि उस वक्त जॉब क्या करते थे, इंटर्नशिप कर रहे थे किसी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है उसके अंदर। तो उनकी ज़ाहिर ऑडिट करते थे, कहीं जाते थे तो लेट भी रुकना होता था। तो वो और उनके एक दोस्त, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार वो चलते हैं, और गाड़ी में ले आए हूँ आज भाई की, और गाड़ी भी कोई 82 की शराट थी उनके पास, तो वो लेकर आ गए हो, तो आज चलते हैं और चल के देखते हैं। तो खैर उन्होंने जो है वो प्रोग्राम बना लिया, ऑफिस से लेट
होते ही था 9-10 तो बज ही जाते थे। तो उस दिन वो शायद 8 साढ़े 8 बजे फारिग हो गए। उन्होंने कहा यार वो तो देर में मिलता है, हर एक सबने 1 बजे के बाद का सुना है। वहाँ से चले गए कैप्री सिनेमा, उस ज़माने में कोई फिल्म लगी थी, वहाँ से उन्होंने फिल्म देखी। उसके बाद खैराबाद से खाना खाया। निशात के सामने एक होटल होता है खैराबाद, अभी भी है, ईरानी होटल। वहाँ से उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चलते हैं यहाँ से ज़िबुनसा स्ट्रीट से और अवारी से मुड़ेंगे लेफ्ट एयरपोर्ट की तरफ। खैर वहाँ से वो फिल्म देख के खाना खा के तो कोई 1 सवा 1 का टाइम हो गया था। तो ट्रैफिक सदर में बिल्कुल कम हो जाता है। वहाँ से वो आराम से खरामा खरामा आए और उसके बाद अवारी से वो लेफ़्ट टर्न हुए। तो उन्होंने कहा कि यार ये अब गाड़ी तो स्लो चलानी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ चलाएंगे तो पहले देख लेते हैं कहीं मैकेनिक हो या ना हो। खैर वो एक दिन उन्होंने अटैम्प्ट कर ली, उन्हें कहीं मैकेनिक नजर नहीं आया। फिर उन्होंने कहा एक वीकेंड पे करते हैं प्रोग्राम, और वीकेंड पे उन्होंने कोई रात को 1:30 बजे निकले घर से। जल्दी आ गए थे खैर, 1:30 बजे निकले गाड़ी लेके भाई की 82 की शराट, और लेके फिर वो कोई 2 सवा 2 बजे पहुंचे होंगे अवारी, और वहां से उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू की और आगे आए। तकरीबन उस वक्त सिग्नल्स होते थे, होटल मैरान पे भी सिग्नल था, फिर आगे जिन हॉस्पिटल पे भी सिग्नल था, फिर आगे नर्सरी पे भी सिग्नल था, सिंधी मुस्लिम पे भी सिग्नल था। तो वो सारे सिग्नल्स वगैरह होते थे, लेकिन रात में क्योंकि सिग्नल्स ऑफ हो जाते थे तो वो कंटिन्यू ट्रैफिक चलता था। तो इन्होंने गाड़ी रोकी, एक रिम्पा के पास एक गैप आता है जहाँ से वो दोनों तरफ नेवी का और उसका शुरू था, उससे पहले उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी और बोनट खोल के खड़ा हुआ। तो एक ने कहा कि मैं अंदर बैठता हूँ। अच्छा, उसमें उस ज़माने में चोर स्विच लगाने की लोगों को आदत थी। तो चोर स्विच अगर आप ऑफ कर दें और सेल्फ मारें, इग्निशन को ऑन करें, तो गाड़ी किक तो करेगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। तो उन्होंने किया ये कि चोर स्विच ऑफ किया और गाड़ी को सेल्फ मारे, और दूसरा जो उनके दोस्त थे वो बोनट खोले खड़े थे। उन्होंने कहा यार अब आएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं तू यार सामने की तरफ, यानी जो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे उससे कहा कि तुम सामने की तरफ देखो, और जो बोनट खोल के एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ देख रहे थे। तो दोनों देख रहे थे कि 5-6 मिनट गुजरे होंगे और सुनसान, वो कह रहे हैं सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं था, कोई बाइक वाइक का तो तस्वुर नहीं था उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ 88 वगैरह की, 88-89 की। तो कहने के अचानक आवाज़ आई, भाईजान क्या गाड़ी ख़राब हो गई? और ये आवाज़ सुन के दोनों चौंके, जो ड्राइविंग सीट पे थे वो भी, और जो बोनट खोले खड़े थे, क्योंकि बोनट वाले देख रहे थे पीछे की तरफ, ड्राइविंग सीट वाले देख रहे थे आगे की तरफ, यूं करके साइड से। तो खैर वो आवाज़ आई फुटपाथ पे से, और साइकिल स्टैंड पे खड़े होने की आवाज़ आई। उसने कहा जी दिखाया। उससे वो आया बंदा, मैकेनिक था, इनको मिल गया वो मैकेनिक। इनको लगता था कोई इसमें मिस्ट्री है, कोई ये बंदा कुछ ट्रिक करता है, कुछ चालाकी है, कुछ है, इनको जानना था। बेसिकली क्यूरियोसिटी की वजह से आदमी बहुत सारी हिमाकतें भी करता है और एडवेंचर भी करता है। तो खैर वो एकदम से एक तो ये इस बात पे ठिठके कि यार ये ना पीछे से आया है ना सामने से आया है, और साइड से आके इसने साइकिल कैसे खड़ी कर दी, तो आया किधर से। लेकिन उन्होंने अपने इस ख्याल को अब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने रिएक्ट नहीं करना। अच्छा, उसने आके एक नज़र बोनट पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उनके मुताबिक जो उन्होंने बताया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बोनट को देखा, इंजन को देखा, उनको देखा जो बोनट के साथ खड़े हुए थे, और फिर साइड पे आया और ड्राइविंग सीट पे जो बंदा था उससे कहने लगा इसका चोर स्विच ऑफ हो गया, चोर स्विच ऑन करें और फिर सेल्फ मारें। ये एकदम हक्का बक्का रहेगा कि इसको ये बात कैसे पता कि इसमें चोर स्विच और हमने ऑफ किया हुआ है। खैर उन्होंने चोर स्विच ऑफ ऑन किया, सेल्फ मारे स्टार्ट हो। कह रहा देखा मैं कह रहा था ना आपसे, चोर स्विच ऑफ हो गया था। तो उसके बाद वो साइकिल, उसने गया अपनी साइकिल की तरफ, फुटपाथ से साइकिल उतारी और उस पर बैठा, और इन्होंने गाड़ी चला दी। अब ये पीछे देख रहे हैं और डर भी रहे कि यार इसको ये बात कैसे पता थी, आया कहाँ से था। कई सवाल आते हैं और दोनों एक दूसरे से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चुप भी हो रहे हैं। कह रहे यार स्लो चलाओ, बस पीछे देखते रहो। अच्छा, वो पीछे आराम से साइकिल पे आता जा रहा। इनके मुताबिक हम उसको देखते रहे, और हम जाहिर है एक स्पीड गाड़ी को लेनी थी, साइकिल की स्पीड स्लो होती है। कहते फिर हम तेज आ गए, और हम आते गए, और फिर हम जो है ना ये सोच के आगे गए कि यार अब तो ये हो गई, इससे मुलाकात, इसने कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं की और कुछ कहा भी नहीं, और जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, तो चलो जान बच गई। लेकिन हम उससे मिल लिए बंदे जिसके बारे में सुना था वो वाकई है, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत अजीब थी कि एक तो आया पता नहीं कहाँ से, दूसरे उसको ये कैसे पता था कि चोर स्विच बंद है। कहते हम आगे आए और हमने सोचा कि कारसाज से लेफ्ट होंगे, यानी कि जहाँ अब लाल किला है उसके बाद जो फ्लाईओवर बना है वहाँ से लेफ्ट हो। कहते हैं लाल किला सब जिस जगह पे, उस जगह को हमने क्रॉस किया था तो वहाँ पे एक गाड़ी पार्क हुई थी। अब ये फासला आप अंदाज़ा लगा लें कि होटल मैरान के पास से, रिम्पा के पास से, रिम्पा प्लाजा जो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहाँ से लेके और कारसाज के मोड़ तक का फासला बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में आप जल्दी तय कर लेते हैं, साइकिल पे कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ पे।
कहते हैं हमने देखा वहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी और एक अंकल खड़े हुए थे गाड़ी के साइड पे, रोड वाली साइड पे, बोनट खुला हुआ था और उस पर कोई झुका हुआ था। कहते हमने कहा ये कोई 2 मैकेनिक है क्या ये? उनको लगा कि शायद यहाँ पे भी कोई मैकेनिक होगा, वो तो हो गया, मुझको निपटा के आगे। कहते स्लो कर ली हमने गैर इरादी तौर पे। कहते जब गाड़ी स्लो करके हम उससे करीब पहुंचे तो कहते मैंने पता नहीं क्यों गाड़ी रोक दी। मैंने रोकी तो बोनट खोल के वही बंदा झुका हुआ था और उसने गर्दन यूं करके देखा है हमारी तरफ और सिर्फ मुस्कुराया है। कहते उसके बाद हमने गियर डाला और करके गायब हो गए। मतलब साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं था कि एक आदमी कहीं से आ जाए, आपको पता नहीं चले, उसको ये पता हो चोर स्विच ऑफ हुआ है और फिर इतने डिस्टेंस में वो इनसे पहले कैसे पहुंचा हुआ था? वो तो साइकिल पे था। उस मैकेनिक का काफी अर्से चर्चा रहा क्योंकि उसकी खास बात ये थी कि वो कई जगहों पे मिलता था लोगों को रात 1 के बाद, और जो भी प्रॉब्लम होती थी और जो भी पुर्जा उस किसी भी गाड़ी का, कोई सा मॉडल, कोई सी गाड़ी किसी भी कंपनी की खराब होता था, उसके पास वो अवेलेबल होता था। तो जिससे फिर कंक्लूजन हमने निकाला कि वो इंसान नहीं था, वो अल्लाह का कोई नेक जिन था जो लोगों की मदद करता था। अल्लाह हाफिज। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नीनी। वो आज फिर नहीं है तो मैं इंट्रोड्यूस क्या, मैं सुना देता हूँ जो हमारी हॉरर स्टोरी है, वो वीकेंड हॉरर स्टोरी। तो ये भी एक वाक़या ही है। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि वो आपको स्टोरी बताएं वीकेंड हॉरर स्टोरी में जो एक्चुअली हुए हुए हों वाक़यात, जो किसी से हमने सुने हुए तो आपके साथ शेयर कर लें। तो ये जिन साहब के साथ ये वाक़या हुआ वो माशाल्लाह जिंदा है, अभी भी अजीज़ाबाद में रहते हैं। और लेकिन जिस तरह ये हुआ वाक़या वो मैं आपको बताऊं। वैसे तो मतलब एक जीता जागता इंसान जिसका एक बेटा शायद 9 साल 11 साल का 10 साल का था और उसके बाद बेटी थी जो कि 8 साल की थी और फिर एक 4 या 4.5 साल का एक बेटा था। उनके पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी और ये लोग किसी मतलब अब ये सोचे आप कि एक इंसान है जो जिसकी शादी हुई एक जगह पे, रिश्ता गया कहीं पे और वहाँ पे वो एक खातून के साथ निकाह पड़ा, फिर उनको लेकर आ गए। फिर एक बच्चा हुआ जो कि बड़ा बेटा जो 10-11 साल का था उस वक्त जब ये वाक़या मैं बता रहा हूँ जब हुआ, और फिर बेटी 9 साल की, 8 साल की, और फिर जो भी मैंने एज बताई, और फिर 4-4.5 साल का छोटा बेटा। तो एक फैमिली पूरी एक दूसरी फैमिली के साथ। अच्छा, वो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे और जानने वाले भी नहीं थे, किसी ने रिश्ता कराने वाले ने उनका रिश्ता कराया था और पहले से वो लोग उस फैमिली से मिले हुए नहीं थे, लेकिन बहुत सुलझे हुए लोग। उनके मुताबिक कि हम ससुराल में जब भी जाते थे कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा एटीट्यूड ख़राब नहीं था, उन्होंने कोई कभी बदतमीजी नहीं की, कोई जो भी एक रवायती किस्म की एक नस्ल होती है 2 समझानों में, उन्होंने कहा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और हमें किसी भी रख रखाव से, रस्म रिवाज से, ईद त्यौहार चीज़ों में जाते थे, शादी रिश्ता तय हो गया उससे निकाह तक, और फिर रुखसती के बाद की जो ज़िंदगी थी, बच्चे हो गए और फिर बच्चे स्कूल जाने लगे और उनके रिश्तेदारों से मिलना, हमें किसी भी बात से, ना हमारी फैमिली में किसी को, ना खुद उन साहब को कभी भी कोई शुबा हुआ हो। उन्होंने कहा कभी हमें किसी बात पे भी कोई ऐसा ध्यान नहीं गया कि ये लोग शायद वो नहीं है जो हम इनको समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई हमारे जहन में कोई वाक़या नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उनका तौर तरीका ऐसा नहीं है। हमारे जैसे लोग थे, मिडिल क्लास घर था, उनका भी कोई बहुत दूर नहीं था, उसी इलाके में अजीज़ाबाद फेडरल एरिया में कहीं घर था और वो भी वहीं रहते थे। तो ये खैर उन्होंने जो है, क्योंकि उनके अपने साथ हुआ था और उन्होंने फिर ये बताया और फिर लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ऐसा हुआ था, जो वाक़या हुआ उनके साथ। तो पुरानी बात पुरानी है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी बात। तो खैर वो उस ज़माने, बल्कि ज़्यादा पुरानी बात है, तो वो उस ज़माने में ये था कि नॉर्थ अहमदाबाद की जो मेन रोड है सखी हसन तक, यानी कि केडी चौराहे से सखी हसन तक, उस ज़माने में नए नए बहुत सारे शादी हॉल बन गए थे और मेन रोड के जो बड़े घर थे, बड़े प्लॉट थे, उन पे शादी हॉल बन गए थे। तो बहुत एक के बाद एक लाइन से, और वहाँ पे फिर एक सर्विस रोड क्योंकि दोनों साइड पे मौजूद है, तो बेहिसाब गाड़ियाँ बसें पार्क होती थी। अगर कोई हॉल बुक हुआ है, कोई शादी और बारातें अगर दो थी तो बारात की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। यानी एक ही सर्विस रोड पे 5 लॉन बराबर बने हुए, उसमें एक साथ 3 बारातें आ गई। तो वो ज़ाहिर है जब 3 बारातें आएंगी और इधर वाली को इधर जाना होगा और इधर वाली को इधर,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल होता होगा। और ये रूटीन था कि इस तरह ही होता था। तो उस वक्त कोई ऐसी वो भी नहीं थी पाबंदी कि जी 10 बजे बंद कर दें या 12 बजे हॉल बंद हो। लोग 12 बजे बारात लेके भी आते थे, मतलब ऐसा भी होता था कि हॉल में लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, बारात ही 12 बजे आ रही है और रुखसती 2:30-3 बजे और 4। फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे हॉल वाले के, इतने घंटे लाइटें ज़्यादा जली हैं तो आपका ये बिल बढ़ेगा। वो फिर एक बहस होती थी जो भी। तो खैर वो उस वक्त कोई ऐसी चोरी डकैती और ये लाकानूनियत का मसला था कि बाहर खड़े होंगे तो लूट ले जाएगा और जो भी, वो सब नहीं होता था। तो इनके जिस तकरीब में ये गए मौसूद, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शादी की तकरीब में बेगम बच्चों के साथ, तो ये अपने हिसाब से उस जमाने में ये होता था कि स्टैंडर्ड टाइम आप 9 के बाद निकले घर से और 10 बजे तक पहुंच जाए तो ये ठीक टाइम। तो ये भी कोई 9-9:15 बजे निकले, इन्होंने रिक्शा लिया, वहां से अजीजाबाद से नॉर्थ आ गए और वहां आगे तो पता चला कि वो शादी, वो बारात जो है ना, बारात थी इनके किसी कजन की बेटी की। तो अब बारात आ रही है और उनको बार बार ये कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में निकलना, थोड़ी देर में निकलना, और इतने बजे अब ये पहुंचे वहां पे तकरीबन कोई 9:15 निकले होंगे, तो ये कोई 9:45 बजे पहुंच गए। उसके बाद मिलना था, अच्छा वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी पूछते हैं। फिर कुछ लोग आए होते हैं, मिल लेते हैं, भाई बहुत दिन हो गए, क्या हाल है, वो सब हालचाल भी हो गए, खैर खैरियत भी मालूम हो गई, ये भी पता चल गया कौन आ गया कौन नहीं आया, कौन बाहर से आया, कौन, सब बात हो गई। उसके बाद जो है वो पता ही चला कि जी बारात तो अभी नहीं। तो फिर वो बच्चे जो है उस जमाने में होता था, अभी भी होता है, तो बाहर वो ठेलों पे चीजें लेके खड़े हो जाते हैं लोग, पॉपकॉर्न बिक रहे होते हैं, और वो बच्चों को भूख लगती है तो लोग दिला देते हैं। खैर ये गए बच्चों को लेके, दोनों दरमियान वाली बेटी को और छोटे बेटे को, और बाहर से कुछ चीजें भी दिला कर लिया। अल्लाह अल्लाह करके कोई 11:30 पौने 12 बजे बारात आई है। अब फिर निकाह होना, फिर उसके बाद खाना होना। तो उस दौरान में इनका जो बड़ा बेटा था, जो 10-11 साल का था, वो तो जाग रहा था, लेकिन बाकी दोनों बच्चे सो गए। तो वो सो जाते हैं तो नॉर्मली फिर आदमियों के हवाले कर दिया, क्योंकि खवातीन के लिए ज़रा उनको संभालना मुश्किल हो जाता है और वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो खैर इन्होंने अपने पास 2-3 कुर्सियाँ में ला के लिटा लिया और बैठ गए। तो वो होते होते अब आप अंदाज़ा लगा लें, 11:15 बजे बारात आई, फिर निकाह होते होते कोई 1 बज गया। उसके बाद जो है वो रुखसती होते होते कोई 2:15 बजे का टाइम। अच्छा, उस वक्त तक यही रूटीन था और लोग इतने बजे निकलते थे। तो ये निकले बाहर, तो इन्होंने क्या अजीजाबादी तो जाना है, तो हम कोई रिक्शा टैक्सी देख लेते हैं। रिक्शा तो रात हो गई, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि हम टैक्सी ले लेते हैं। तो खड़े रहे बाहर, तो 1-2 लोगों ने कहा भी छोड़ देते हैं, कुछ ने कहा रुक जाए, मैं आधे घंटे बाद। नहीं यार बस अब निकलना। उन्होंने बच्चों को उठाया कि भाई उठ जाओ और अब जो है ना, मतलब घर जाने का टाइम है, अब घर जाके सोना। तो बच्चों को उठाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर उन्होंने कुछ पानी वानी पिलाया, कोई एक आध जूस कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि भाई थोड़ा होश में आ जाए ना, चल रहे। अब इतनी एज के बच्चों को आप गोद में नहीं उठा के चल सकते। तो खैर वो फुटपाथ पे चल रहे थे, तो आगे खड़े हुए, पहले काफी देर वेट किया, नहीं हुआ, तो उनकी बेगम ने कहा आगे चलते हैं, वहाँ राउंड अबाउट से करीब, तो वहाँ टैक्सी वाले खड़े होते हैं, तो वहां से ले लेंगे टैक्सी। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने चलना शुरू किया। अब इनके बच्ची इनके साथ चल रही थी बेगम के, और बड़ा बेटा जो था वो, इनकी बच्ची चल रही थी इंसाफ के साथ, और जो बड़ा बेटा था वो चल रहा था बेगम के साथ। और उनकी गोद में, उसने कहा गोद में आने, छोटे वाले ने, तो वो 4-4.25 साल का बच्चा गोद में लिया होता उन्होंने, फिर शायद उन्हें लगा हो गया, मतलब 4-4.5 साल के बच्चे को गोद में लेके चलना, वो भी 2:15-2:30 बजे रात को, इंसान लेथार्जिक हो जाता, थक चुका होता। तो उन्होंने फिर उसको उतार के चलाना शुरू किया। तो अब ये उस जगह से थोड़ा फासले पर आ गए जहाँ शादी हॉल और जो खुले, बाकी हॉल बंद हो चुके थे। अब ये बिल्कुल सुनसान सड़क है और फुटपाथ पे चल रहे हैं और इन्हें जाना है राउंड अबाउट की तरफ। तो वो साहब आगे चल रहे थे बड़े बेटे के साथ, बेटी के साथ, और बड़ा बेटा चल रहा था माँ के साथ पीछे। और बीच में कुदरती तौर पे चलते चलते कोई गैप हो गया 20 फुट का। तो उस जो छोटा वाला बेटा था उसने कहा कि मुझे बाबा के पास जाना है। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास आने वगैरह, उन्होंने कहा हाँ तो भेज दो, आप फुटपाथ पे चल रहे हैं। और उन्होंने छोड़ दिया और वो 4 साल का बच्चा भाग के जाने लगा उस तरफ, अपने बाप की, बाप आगे माँ पीछे, और माँ के साथ बड़ा बेटा है और बाप के साथ बेटी चल रही है। तो ये भाग के जाने लगा। तो फुटपाथ पे कहीं में बीच में गटर था, तो गटर जो था, जब गटर उस पॉइंट पे आया तो बच्चे ने गटर देख लिया इत्तेफाक से, और उसने छलांग मार के वो जो है ना फुटपाथ से छलांग मार के रोड पे आ गया। अच्छा, वो रोड बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, स्पीड जरा बेहतर होती है। उस जमाने में ट्रैफिक भी कम था, तो एक गाड़ी स्पीड से आ रही थी, तो उनके मुंह से निकला बेगम से, अरे इसको देखें, मतलब उन्होंने नाम लिया होगा इसका
बेटे का, छोटे का। तो वो पलटे। अब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिया, कह रहे मैं पलटा हूँ। तो वो बच्चा भाग के ज्यादा रोड पे आ गया, यानी फुटपाथ से दूर हो गया, थोड़ा एंगल में भागा। गलती से बच्चों को जब जंप करते तो आइडिया नहीं होता। और बेगम के पीछे से गाड़ी आ रही थी, जिसकी लाइटें नजर आ रही थी स्पीड में, और जो बच्चे को बिल्कुल हिट करने के, मतलब ये मंजर उनका स्लो मोशन में अगर मैं देखूं तो बच्चा इतना बाहर था, फुटपाथ से इतना दूर था और रोड से ट्रैफिक की तरफ इतना था कि वो गाड़ी सीध में आ रही थी। तो और बेगम इनसे 20 फुट दूर चल रही है, यानी ये आगे, इनसे 20 फुट पीछे, और बच्चा तकरीबन 10 फुट के फासले पर जंप मार के रोड पर आ गया। कहते मैंने देखा कि बेगम ने वहीं से खड़े खड़े हाथ लंबा किया, बच्चे को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। कह रहे मैंने ये मंजर देखा है और मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं किसने उठा के अस्पताल पहुंचाया। सुबह आँख खुली, उसके बाद जो है ना तीनों बच्चे थे ना बेगम थी। पूछा, उस जगह गए जहाँ इनकी ससुराल थी, उन्होंने कहा नहीं, इस घर में तो कोई रहते ही नहीं है। हालांकि सालों से आना जाना था, सब कुछ था, जानते थे लोग, मिलते थे। उनका कहना है कि हमें कभी शुबा नहीं हुआ कि ये कौन लोग हैं। उनको ये बात पता ही नहीं थी कि उनकी शादी एक मोनस जिन से हुई थी और वो बच्चे भी जिन के ही थे। उसके बाद से वो गायब हो गई। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, अब तो खैर माशाल्लाह ठीक है, शादीशुदा है, लेकिन वो आदमी 1 साल तक उसको बुखार है और वो 1 साल बाद बात करने के काबिल हुआ था। 1 साल तक वो बिस्तर पे लेटा रहा या बैठा रहा और उसको मुसलसल बुखार है, यानी 199, 101 इस तरह बुखार रहता था 1 साल। उसको ये रियलाइज हुई बात कि यार मैं क्या समझ रहा था और क्या हुआ। बिल्कुल सच्चा वाकया, उनसे मिला भी जा सकता है। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज वीकेंड हॉरर स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि मेरी अपनी रियल स्टोरी है। वैसे तो हम जो भी स्टोरीज इसमें शेयर करते हैं आपसे, वो ट्रू स्टोरीज़ ही होती हैं और उसमें बिल्कुल कोई गलत बयानी नहीं होती या कोई इजाफी उसमें कहानी नहीं डाली जाती। तो मैं भी आपको अपने पुराने घर की स्टोरी सुनाती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं थी मैट्रिक में। तो हमारा एक घर था जो कि 1000 गज पे बना हुआ था और उसमें 6 पोर्शन थे। तो हमारा जो पोर्शन था वो था राइट साइड पे और ऊपर का था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का। तो हमारा एक लिविंग रूम था, उसमें मेरी अम्मी हमें अक्सर कहती थी कि मगरिब के वक्त वहाँ पे ना बैठो, मतलब अजान हो तो वहाँ से एक कोना ऐसा था, वहाँ पे बैठने को वो मना करती थी और वहाँ पे कोई बैठने की चीज़ें रखी हुई भी नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ पूरा कारपेट बिछा हुआ था, तो इसलिए कोई भी वहाँ बैठ जाता था। और फिर वो 12 बजे भी रात को मना करती थी कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा करे। अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी खाला लाहौर में रहती थी, तो हम जून जुलाई में छुट्टियों पे लाहौर आए। तो मेरे अब्बू वहाँ पे कारपेट पे सो गए। तो असर का वक्त हो रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनके दाएं पैर का अंगूठा पकड़ के ज़ोर से हिलाया और उनको झंझोड़ा। तो वो एकदम से हड़बड़ा के उठ के बैठ गए। उन्होंने घर में देखा, घर में उनको पता था कोई नहीं है, तो वो समझे शायद कोई चोर आ गया। सारे घर को देखा, सारे लॉक्स चेक किए, पूरा घर लॉक था, कोई भी नहीं आया हुआ था वहाँ पे। खैर बात आई गई हो गई। तो उन्होंने कहा शायद मुझे ऐसा लगा है, ख्वाब देख रहा हूँ मैं कोई, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने अंगूठा हिलाया है या कुछ भी। तो फिर दूसरे दिन फिर उनके साथ वो वहीं बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे चीज़ें, किताबें वगैरह, तो वहीं उनकी आंख लग गई। तो फिर फजर के वक्त भी सेम वही चीज़ हुई, किसी ने अंगूठा पकड़ के उनको हिलाया और उठाने की कोशिश की। वो फिर उठ गए चौंक के। अब तो उनको बहुत डर लगा, फजर के वक्त तो कोई घर में नहीं हो सकता, और फिर भी उन्होंने घर चेक किया, लेकिन घर में कोई नहीं था। अच्छा, जब उस ज़माने में इतनी पुरानी बात नहीं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो अब कॉल तो फ़ौरन नहीं कर सकते थे मेरे अब्बू मेरी अम्मी को। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन का इंतज़ार किया। फिर मेरी खाला के यहाँ लैंडलाइन पर उन्होंने कॉल की, पूरी स्टोरी उनको सुनाई। तो मेरी अम्मी ने कहा कि भाई वो जो कॉर्नर है उधर किसी भी नमाज के वक्त नहीं बैठा करें, क्योंकि वहाँ के कुछ वो जगह थोड़ी सी पाक रखनी ज़रूरी होती है। और वहाँ पे अगर कोई सो रहा होता है तो जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं
वो जो है वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो हटा देते हैं उस जगह से। तो खैर मेरे अब्बू ने फिर उसके बाद कहा कि ठीक है मैं ख्याल करूँगा, मैं वहाँ पे नहीं बैठूँगा नमाज के औकात में या वैसे भी। और अगर ऐसी कोई कॉर्नर है आपके घर में तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आप दूसरों को क्यों परेशान करें। खैर मैं आती हूँ अब अपनी स्टोरी की तरफ। तो हुआ ये कि एक दिन मेरे मामू आए। मेरे छोटे मामू जो है वो अक्सर आते रहते थे हमारे घर रात में। सर्दियाँ थी और अच्छी खासी सर्दी थी उन दिनों। तो मेरे मामू आए और वो मूँगफलियाँ लेके आए। तो हम बैठे हुए खा रहे थे, मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे भी उठा लिया कि आ जाओ मूँगफलियाँ खा लो। तो खैर मैं फिर जो हमारा सिटिंग रूम था मैं उसी जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पे मेरी अम्मी हमेशा मना करती थी कि यहाँ पे नहीं बैठा करो। अच्छा खैर मैं जब बैठी रही, इशा के बाद का टाइम था, मैं बैठी रही उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही 12 बजे उन्होंने कहा बेटा यहाँ से हट जाओ। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है इस कॉर्नर में नहीं बैठना चाहिए और नहीं बैठने देती मैं, तो तुम भी हट जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं तो नहीं हटूँगी, ये मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं पे भी बैठूँ और मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या करता है। मैंने एक तरह से उनको चेतावनी दी। तो अब वो तो आपको नज़र नहीं आती दूसरी मखलूक है, लेकिन जिन्नात आपको नज़र नहीं आते। लेकिन वो फिर जो भी जिन्नात वहाँ पे थे वो थे पाक जिन थे, तो वो वहाँ पे नमाज अदा करते थे। तो ऑब्वियसली उनको मेरे बैठने से प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बताते हैं, मेरा ये ख्याल है। अच्छा खैर मामू चले गए, मैं अपनी जगह पे जाके लेट गई, सो गई अपने बेड पे। अचानक से मेरी है ना दम घुटने से आँख खुली और मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मेरे ऊपर लेटी हुई और मैं हिल नहीं पा रही थी। और यानी कि मेरी ज़बान बिल्कुल रुक गई, दिमाग माऊफ हो गया मेरा कि मैं अपनी अम्मी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे सकती या बराबर में मेरे बहन भाई दूसरे बेड पे सो रहे थे, मैं उनको उठा सकती, मैं किसी को भी आवाज़ नहीं दे सकती। मेरी ज़बान बिल्कुल रुक गई और बिल्कुल जाम हो गई मेरी ज़बान और मैं हिल भी नहीं सकती थी। अब मेरा पूरा जिस्म लग रहा था अकड़ा हुआ पड़ा हुआ है एक मुर्दे के जिस्म की तरह, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी अपने साथ। खैर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, आधी में पहुंची थी कि एकदम से वो वेट हट गया। उसके बाद तो मैंने उल्टे पैरों दौड़ लगाई अपनी अम्मी के कमरे की तरफ और मैं जल्दी से गई, उनको नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो मैंने उनको बताया कि कोई वज़नदार चीज़ मेरे ऊपर थी और मैं ना हिल पा रही थी ना मैं कुछ बोल पा रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब उधर नहीं सोती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उनके कमरे में चली गई और उन्होंने मुझ पर दुआएं वगैरह पढ़ के फूकी। मैंने एक मैट्रेस उनके बेड के पास डाल लिया क्योंकि बेड पे तो अम्मी अब्बू का बेड था वो और उस पर मेरी तो जगह नहीं हो सकती थी। तो मैट्रेस पे मैं दुआएं वगैरह पढ़ के सो गई। मेरा ख्याल है रात को 2 बज रहे होंगे, मेरी आँख जैसे ही लगी मैं डीप स्लीप में गई हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा किसी ने मेरे कान में आके फूंक मारी है ऐसे करके, और फिर मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा कोई तो नहीं जाग रहा इधर। फिर वो कभी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है। मतलब मेरी सराउंडिंग में जो भी था वो मुस्तकिल रहा और वो मुझे परेशान करता रहा। मैं दुआएं भी पढ़ रही थी, दुआओं से बेशक आपकी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन उन्होंने मुझे मज़ीद कोई फ़िज़िकल नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन मुझे परेशान करते रहे वो, कभी फूके मार के, कभी आवाज़ों से डरा के। और वो आवाज़ें ऐसी थी कि वो सिर्फ मेरे कान में ही आ रही थी, मतलब बहुत क्लोज आके कोई करता था और फिर वो हट जाता था। अभी भी मुझे बताते हुए मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त, वो मुझे याद आ रही है रात। वो बहुत खौफनाक रात थी और बहुत लंबी हो गई थी वो रात मेरे लिए। खैर मैंने अपनी अम्मी को फिर दोबारा उठाया, फिर उन्होंने दुआएं पढ़ के फूकी। उन्होंने कहा भाई तुम आके मेरे बेड पे ही लेट जाओ। उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई और मैं साइड पे उनके पास लेट गई, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि फ़जर की अज़ान होने लगी और मुख्तलिफ़ मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें आने लगी और मेरा नींद से बुरा हाल और डर से भी बुरा हाल। खैर फिर मेरी अम्मी नमाज़ के लिए उठी और उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम फ़जर की नमाज़ पढ़ो उठ के। और फिर मैंने उनके साथ जाके वज़ू किया और मैंने कहा जब तक आप मैं वज़ू नहीं करूँ तो आप वॉशरूम के बाहर खड़ी रहें। फिर वो खैर हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी, उन्होंने मुझ पर बहुत सारी दुआएं पढ़ के फूकी और जो जो मुझे बता रही थी वो मैं भी पढ़ती गई। फिर मुझसे उन्होंने कहा कि तुम ऊंची आवाज़ में उनसे कहो कि भाई मुझे आप माफ़ कर दें और मैं आइंदा आपको परेशान नहीं करूँगी और आपकी जो इबादत
की जो भी जगह है या नमाज की जगह है मैं उधर नहीं बैठूँगी। फिर मैंने उनसे सॉरी किया। उसके बाद मैं जाके नमाज के बाद जाके फिर मैं सारी दुआएं वगैरह पढ़ के फिर लेटी हूँ और फिर उसके बाद मुझे नींद आई है और फिर उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। तो दोस्तों बात यह है कि जो चीज़ आपको नज़र आती है आप उससे तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन उनके पास भी ताकत होती है। तो बजाय इसके कि हम उनसे मुकाबला करें, बल्कि किसी से भी मुकाबला करें, हम अपना उनका रास्ता छोड़ दें और ख़ुद भी सुकून से रहें और दूसरी मखलूक़ात को भी सुकून से रहने दें और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लोग आके बढ़ के मारते हैं कि हम तो ये कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, मुझे किसी ने बताया था अगर इस तरह का कोई मसला हो घर में तो आप उनसे कहें कि जिन्नात से कि आपको हज़रत सुलेमान की कसम है कि आप हमें तंग नहीं करें। अगर आपको इस घर में रहना है तो आप रहें, आप अपनी जगह रहें, हमें अपनी जगह रहने दें, ना आप हमारे मामलात में टांग अड़ाएं, ना हम आपके मामलात में टांग अड़ाएंगे। तो इस तरह से सुकून से रहते रहें। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म भी दिया है कि जब कोई घर आबाद हो जाए इंसानों से तो आप वहाँ से चले जाएं, लेकिन कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं, कुछ शरारती जिन्नात भी होते हैं जो कि इंसान को तंग करते हैं और कुछ ऐसे पाक जिन्नात भी होते हैं जो कि वहाँ अरसे दराज से रहते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कब से रह रहे होंगे, हज़ारों साल से, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपको परेशान भी नहीं करते। और जो हमारे उस पुराने घर में जिन्नात थे वो हमें परेशान नहीं करते थे, बस वो जो उनकी स्पेसिफिक जगह थी उधर आप कुछ ना करें, ना वहाँ पे कोई नापाकी हो और ना आप नमाज के औकात में अजान हो रही है तो आप वहाँ पे बैठे हुए हैं या आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वैसे आप किसी वक्त बैठे हो तो कुछ भी नहीं करते थे। तो बहरहाल इन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए और किसी से उलझना नहीं चाहिए और दुआएं ज़रूर पढ़ के अपने ऊपर फूंकना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं दूसरी मखलूक़ात से, शयातीन से, जिन्नात से। तो ये हो गई मेरी स्टोरी और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आज तो मियाँ ने स्टोरी नहीं सुनाई। मेरा बड़ा दिल था कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊँ, तो इस पर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और शब खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर एक और हॉरर स्टोरी। तो सुबह सुनाएंगे मियाँ आपको, तो शुरू कीजिए कहानी। अच्छा, ये कहानी जो है वो मतलब हम जो भी बताते हैं हॉरर स्टोरी में उसको कहानी कहते हैं, लेकिन वो हम कोई ना कोई वाक़या सुनाते हैं जो किसी के साथ हुआ होता है। अब ये जो वाक़या हुआ ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, उनके बड़े भाई के साथ हुआ। और हुआ ये था कि उन्होंने कहा था उनको घर चाहिए था रेंट पे BCGS में, लॉन्गपुर वो जगह था तारिक रोड से, यानी तारिक रोड के पीछे की तरफ का। उस वक्त इतने ग्राउंड+2 और ग्राउंड+3 वाले अपार्टमेंट नहीं बने थे उस इलाके में, बल्कि वो इस तरह ही होते थे कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ज़्यादातर घर ग्राउंड फ्लोर थे और कुछ घरों में फर्स्ट फ्लोर होता था। उन्होंने एजेंट को ये कहा था कि हमें कोई ऐसे घर जिसमें मियाँ बीवी थे, बच्चे भी थे उनके और शादी को 1 साल हुआ था शायद उनकी। तो उन्होंने कहा था ऐसा घर जिसकी ना कॉर्नर का हो और सेपरेट एंट्रेंस हो ऊपर की, यानी पार्किंग गाड़ी की और गेट अलग हो, ताकि वो उनके साथ शेयरिंग ना हो। कोई इस तरह की फरमाइश उन्होंने की एजेंट से। तो एजेंट ने बहुत सारे घर दिखाए, अच्छे घर भी थे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ था। तो अच्छे घर भी थे और उन घरों में जो है वो एंट्रेंस वगैरह का इशू था, बस सेपरेट एंट्रेंस का इशू था। तो वो काफी दिन से देख रहे थे और उन्हें कोई 2-2.5 महीने बाद जाके एजेंट ने एक घर दिखाया जिसकी एंट्रेंस साइड में थी, यानी कॉर्नर का था। फ्रंट वाली साइड से जो लैंडलॉर्ड थे उनकी एंट्रेंस थी और साइड से उनकी थी, और वहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग और एक शायद बाइक खड़ी होने की जगह थी। तो उन्होंने खैर उनसे मिलवा दिया। वो बूढ़े से अंकल आंटी थे, कोई अच्छी खासी एज थी अंकल की, कोई 75 के करीब, और आंटी कोई 70 ईयर्स की थी। तो बहुत प्लेजेंट स्वीट से, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और
तमीज़दार और बहुत ख्याल करने वाले। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल लेना है। अच्छा, इन्होंने जो रेंट कहा कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, पहले एजेंट ने साइड से ले जाके घर दिखा दिया, फिर फ्रंट से लेकर आया उनको मिलवाने के लिए। लॉन में उन्होंने एक बरामदा सा था लॉन के साथ, वहाँ पे उन्होंने कोई बेत का फर्नीचर डाल के बैठने की जगह बनाई हुई थी, जो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ बैठ गए। बहुत अंकल आंटी बहुत स्वीट से थे और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह कर लें 11 महीने का, और रेंट जो है ना वो बोलने आए तो उन्होंने देखा हम इसका इतना रेंट नहीं दे सकते, हम इतना दे सकते। तो उन्होंने एक अमाउंट बता दिया अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जितना आप दे सकते हैं। उनके बाद डिपॉजिट भी में 6 महीने का नहीं दे सकते, 2 महीने का ही डिपॉजिट उनका, वो भी ठीक है, लेकिन ये कि आप हमें कैश मत दीजिएगा, ये मेरे बेटे का अकाउंट नंबर है, इसमें जमा करा दिए। उन्होंने ऑनलाइन कर दें या डिपॉजिट कर दें, कैश डिपॉजिट जो भी आपको, तो वो कर दीजिएगा और एग्रीमेंट बना के। खैर वो एग्रीमेंट वगैरह उनका हम दूसरे दिन गए, वो एजेंट ने एग्रीमेंट बनवा लिया, अंकल ने साइन कर दिए और मैंने भी साइन कर दिए और उन्होंने रख लिया। एजेंट ने एग्रीमेंट की कॉपी मुझे दे दी। उसके बाद वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ पे कुछ महीने बाद गौर किया, क्योंकि रास्ता अलग था, सामने से नहीं था, कि ऊपर से कभी एक उनकी बैल्कनी टेरेस था एक उनके ऊपर, जो अंकल के लॉन की तरफ मतलब उसका रुख था। तो वो कभी वहाँ टेरेस पे बैठते थे शाम को, जैसे हवा चलती है बहुत अच्छी कराची में, चाय वाय पीने के लिए जो बैठते थे, तो कभी कभार अंकल नजर आ जाते थे पानी देते हुए। लेकिन कभी उन्होंने कहा हमने नोट किया 6 महीने बाद कि ना इनके घर में कोई आया उस दौरान, यानी कोई मेहमान या कोई नौकर, ना कभी उनको बाहर जाते हुए, यानी वो टोटली घर में रहने वाले अंकल आंटी थे। और ना ही कभी कोई शोर की आवाज़ की टीवी चलने की आवाज़ आई हो। कहते हैं हमें 6-7 महीने बाद रियलाइज हुआ कि इनके घर से नीचे से कोई आवाज़ नहीं आती, ना रात में ना दिन में, ना बोलने की, ना कुर्सी खिसकाने की, ना कोई टेप रिकॉर्डर चलने की या टीवी चलने की या किचन में काम करने की, कुछ भी नहीं। और ना ही उनका कोई मेड आती थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद खुद कर ले, तो एक्टिव हैं लोग, दोनों बूढ़े होने के बावजूद तो खुद मेंटेन किया हुआ घर, तो सफाई वगैरह। लेकिन घर वो छोटा नहीं था, घर अच्छा बड़ा घर था। तो इतने बड़े घर को मेंटेन करना, या कोई मुलाजिम इनका होगा जो अंदर ही रहता होगा, ऐसा अंदाजा उन्होंने लगाया। लेकिन कोई ऐसी मशकूक बात नहीं थी, मगर उन्हें हैरत हुई कि यार इतनी एज में भी लोग इतना फिट होते हैं कि वो जो है ना इस तरह करते हैं कि खुद काम कर लेते हैं, सारे खाना भी पका लेते हैं। तो उन्होंने कहा खाना अगर पकते हैं तो मुझे ऐसी उन्होंने बताया, दोस्त के भाई हमारे, तो मुझे कभी ख्याल आया कि अंकल कभी मार्केट में कभी आते जाते उन्होंने गोश्त लेकर आ गए, खाना लेकर, ऐसे भी कभी नजर नहीं आए। तो एक दिन ये हुआ, कोई तकरीबन 10 महीने बाद एक दिन ये हुआ कि नीचे से आवाज़ें आनी शुरू, और आवाज़ें इस तरह की थी जैसे कोई वजनी फर्नीचर को हिला रहा हो, और कोई कुछ खोखने की, कोई ढक्कन खुलने की, कोई इस तरह की आवाज़ आई। तो ये पता नहीं क्या हो, कुछ हो गया। और कभी बिल्कुल साइलेंट एक घर है जिसमें 2 लोग रहते हैं उनके मुताबिक, और आवाज़ कोई नहीं आती। और एक दिन पे आवाज़ें आनी शुरू हो गई फर्नीचर हिलने की, और ठोका पीटी की, कुछ पीठ से कोई कील से, जैसे हथौड़ी से कील ठोक रहा हो, तो आरी चलने की। इस तरह उन्हें लगा वो शायद वो संडे का दिन था उन्हें, तो यानी उन्हें आवाज़ें आई संडे के दिन। तो यार ये कुछ हो रहा है, तो मैं जाके चेक करता हूँ कि ये बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि आदत ये हो गई थी कि आवाज़ के बगल में लोग रहते हैं। कल होता कि फ्रंट से है तो फ्रंट वाला गेट खुला हुआ था, अंदर आए तो उन्होंने देखा तो कोई 2-3 मजदूर काम कर रहे थे। एक को रंग का कुछ मिक्स बना रहा था और एक पॉलिश वाला था जो कि, और अंदर से उन्होंने देखा तो घर इंतहा से ज़्यादा मिट्टी में हटा हुआ, और ऐसा तो जैसे यहाँ कोई रहता था। वो एकदम हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो हमने एग्रीमेंट किया बैठ के, बिल्कुल साफ सुथरा सजा हुआ घर था, पौधे लगे थे सब, हर बरामदे में वो जो बेत का फर्नीचर था वो भी नहीं था, वो अंदर कहीं रखा हुआ था बेत का फर्नीचर। तो मजदूर ने कहा जी आप कौन? उनका मैं तो ऊपर रहता हूँ, ऊपर से हम कहते जैसे मैंने बोला ना कि मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर से तो वो सारा काम छोड़ के मजदूर ने ना भागते हुए बाहर चले गए। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हुआ है, ऊपर रहता हूँ से ये क्या हुआ, क्या है, कुछ समझ नहीं आई इनको। खैर ये निकल के वापस गेट से ऊपर आ गया ना, अपने मिसेस को बताया कि भाई ये इस तरह हुआ था, आवाज़ें आ रही थी, मैं गया और वहाँ मजदूर थे, मैंने बताया मैं ऊपर रहता हूँ। तो वो एकदम से भागते हुए चले गए, बाहर निकल गए घर से। खैर फिर वो उनको कोई मगरिब के टाइम में कुछ आवाज़ें आई, उन्होंने ऊपर से देखा तो एक कोई ठेकेदार नुमा आदमी और 1-2 लोग और आए हुए थे, और कुछ और मजदूर थे, ये पहचाने नहीं कि वही थे या नहीं थे।
और आके वो कुछ काम अंदर की लाइटें वाइटें भी जली हुई देखी उन्होंने कि ऊपर से नजर आता कि कमरों में कुछ हलचल कुछ काम वाम हो रहा है। फिर वो सफाई वफाई हो रही थी, कुछ धुलाई होने की आवाज़ें, उन्होंने कुछ अंकल ने कोई रेनोवेशन कराई है क्या हुआ कुछ नहीं समझ नहीं आया। यार ये लोग सो गए आराम से, कोई तशवीश की बात नहीं थी, कोई अजीब बात भी नहीं हुई। और सुबह तकरीबन मंडे वाले दिन सुबह के वक्त कहना कि मैं ऑफिस जाने से पहले की बात है, 8 सवा 8 का टाइम होगा कि एक गेट खुला और गाड़ी एंटर हुई अंदर घर के। तो मैंने ऊपर से देखा, वो चाय पी रहे थे शायद पर, तो उन्हें लगा कि ये गाड़ी तो कभी हमने इस तरह गेट खुलते, तो फिर वो उतर के गए और जाके उन्होंने वो बेगम को भी साथ ले गए अपनी मिसेस को, तो वो वहाँ से गए। तो वहाँ से उस गाड़ी में ड्राइवर था, एक साहब थे, वो उतरे तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। उनका भाई वो ये क्या हो रहा है नीचे घर में, आपको क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि हम ऊपर रहते हैं। तो ऊपर रहते हैं, ऊपर कहाँ रहते हैं? तो ऊपर वाले फ्लोर पे। उनका ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों रहते हैं आप लोग? तो हमने रेंट पे लिया घर। उन्होंने किससे लिया? यहाँ पे एक अंकल आंटी रहते थे। उनका अंकल आंटी रहते थे नीचे। उनका ये घर तो बंद है 5 साल से। उनका 5 साल से बंद है। उनके हमने तो एग्रीमेंट किया, उनको दिखाया एग्रीमेंट, उनका मैं लाके देता हूँ, लेकर आया एग्रीमेंट दिखाया, उनका ये एग्रीमेंट है। तो उन्होंने देखा तो नाम लिखा हुआ था उनका, तो आप किराया कहाँ देते रहे? उनका ये उन्होंने कहा था हमारे बेटे का अकाउंट नंबर है, इसमें जमा कराइएगा ऑनलाइन, मैं इसमें जमा कराता रहा हूँ, ये पाकिस्तान। उन्होंने कहा वो बेटे बाहर है लेकिन पाकिस्तान में अकाउंट है, तो ये उन्होंने कहा ये नाम तो मेरा है। तो उनका एग्रीमेंट ये मेरे वालिद का नाम है। तो उनका उनसे आपने कब एग्रीमेंट किया? उनका हमने 10 महीने पहले एग्रीमेंट किया। तो कहने लगे 10 महीने पहले एग्रीमेंट? भाई उनके इंतकाल को तो 15 साल हो चुके हैं। मेरी मदर और फादर एक साथ डेथ हुई थी उनकी, कोई मतलब एक्सीडेंटली कुछ हुआ था एग्जैक्ट, तो 15 साल पहले डेथ हुई थी। आपने किससे एग्रीमेंट किया? उनका एजेंट आया था, उसने मिलवाया और ये हमने बात की सारी, और इस तरह ये एग्रीमेंट की कॉपी देख लें, ये भी पैसे उनके एक मिनट हो गए। उन्होंने कॉल की अपने बैंक में और उन्होंने पूछा कि मेरे अकाउंट में, तो जो अमाउंट उन्होंने बताया था वो अमाउंट जमा हुआ था, ज़ाहिर है वो डिपॉजिट भी उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 2 महीने में जमा कराया था और हर महीने रेंट भी जमा करा थे। उनके पैसे तो आपने जमा कराए हैं बिल्कुल ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो 15 साल पहले मर चुके हैं। उसके बाद जाहिर है कि उनसे उस घर में रहने का ना उनकी मिसेस की हिम्मत हुई ना उनकी खुद की। उन्होंने उसी दिन सामान लपेटा और पैक किया और उन्होंने कहा खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, हमारे बस की बात नहीं, हम यहाँ रहना। तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस स्टोरी पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रू स्टोरी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।